सर इंडिया में स्टील इंडस्ट्री में करंट सिनेरियो क्या है? सर स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है। आज की तारीख में घर से आदमी निकलता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है, होटल जाता है, खाता है, जिस रोड पे चलता है वो भी स्टील की बनी हुई है, जिस ट्रेन में चलता है वो भी स्टील की बनी है, जिस हवाई जहाज में चलता है वो भी स्टील की बनी है। तो मैंने अपने पापा की दुकान पे सरिया का ओके, काम शुरू किया। सरिया का। और सरिया जब हम लोग बंडल में बेचते थे तो बहुत कम मुनाफा होता था, उसको जब काट के बेचते थे तो बहुत मुनाफा होता था। बिल्कुल। उसके बाद फिर मुझे लोहे के काम में थोड़ा मन कम लगने लगा, तो मैंने कूलर की घास का काम शुरू किया। जो कूलर में घास लगती है। जी। ओके। और जब मैं पहली बार कूलर की घास लाया तो मेरी घास जल गई। वो मुझे बहुत बड़ा टीज दे गया कि मैंने पहले ही काम शुरू किया, पैसे उधार लेके अपने दोस्तों यारों से, और मेरे पैसे जीरो हो गए। ओके। वहाँ से हम लोगों ने एक नई इंडस्ट्री में एंटर किया जिसका नाम था स्टेनलेस स्टील। आज ही कंपनी कितनी बड़ी हो गई है? 700 से 800 आदमी है और दोनों का मिला के 200 से 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है साल का। फैक्ट्री प्रॉपर चल नहीं पा रही थी। बहुत मेहनत के बाद हमको कुर्सी रोड पे एक जगह मिली 2018 में। ओके। वो जगह 1.5 लाख फुट थी हम्म। और हम लोग के पास पैसे नहीं थे कि हम इतनी बड़ी जगह ले सकें। ओके। और अनुपम सर ने मना कर दिया था कि इतनी बड़ी जगह हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को 20,000 फुट जगह चाहिए। मेरा विजन कुछ अलग सोचने का था। मैं पिछले 15-20 साल से फैक्ट्री की जगह तलाश रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब उस बंदे ने कहा केवल एक प्लॉट है, 1.5 लाख फुट का है, मैंने उसको हाँ बोल दिया। ओके। और जब मैं लौट के आया तो उसने बोला 7 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे, और मेरी जेब में उस समय 70 रुपए भी नहीं थे। मैंने उसको हाँ बोल के मैं चला आया था। मैंने किसी को घर में नहीं बताया। घर में सब लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये ब्लेंडर मिस्टेक हो रही है। मैं कहा मैंने कर दिया है, इसको मुझे जमा करना है। मैंने अपने दोस्त यारों से पैसे मांग के थोड़े पैसे जमा किए। उसके जमा करने के बाद जब मैं फैक्ट्री बना चुका था, कोरोना आ गया। अब 3 तरफ से दिक्कत थी। काम खत्म, बैंक का लोन 30-40 लाख रुपए महीने के आसपास था, प्लस लोगों को पैसे वापस करने का। 3 तरफ से हम लोग घिस गए थे। एक पेपर में 15 पन्ने के पेपर के अंदर पूरा वर्ल्ड होता है। कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपने ईगो के कारण वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं, वो अपने घर पे ही बैठे रह जाते हैं। बिजनेस करना तो अपनी ईगो को बांध के रखना पड़ेगा। लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ खड़े होते हैं। जब तक लॉस नहीं होगा तब तक प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि गोयल किचन इक्विपमेंट्स, गोयल स्टील टैंक्स और अंकुर ट्रेडर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। और आज हमारे साथ बिजनेस की वो सारी बातें करेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने कैसे बनाया है, और बहुत सारे सवाल होंगे। आपको भी मज़ा आएगा पूरा पॉडकास्ट देखने में। स्वागत है अंकुर सर हमारे इस खास पॉडकास्ट में। नमस्ते जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। सर सबसे पहले जानेंगे कि आज पॉडकास्ट पे आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पुराना समय देखते हैं जब हमने अपने जीवन की शुरुआत करी थी काम से, उसके बाद आज ये समय है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर सबसे पहले जानेंगे कि गोयल किचन इक्विपमेंट्स, गोयल स्टील टैंक और ये अंकुर ट्रेड, ये है क्या चीज़? मैं शुरुआत में अपने कॉलेज की लाइफ के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था। ओके। तो मेरी पापा की लोहे की दुकान थी, उस पर हम लोग बैठ के काम करते थे। एक सर्कमटेंसेस ऐसा आया कि हमको ये लगने लगा कि हमको लोहे का काम करना है, और लोहे के काम करने के साथ साथ हमको ये लगा कि लोहे के काम से हमें पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो मैंने अपने पापा की दुकान पे सरिया का ओके। काम शुरू किया। सरिया का। और सरिया जब हम लोग बंडल में बेचते थे तो बहुत कम मुनाफा होता था, उसको जब काट के बेचते थे तो बहुत मुनाफा होता था। बिल्कुल। तो मैंने तब ग्राइंडर नहीं हुआ करता था, तो हम दोनों भाइयों ने सरिया भी काटी है अपने हाथ से। कभी अगर कारीगर नहीं आया, इतवार का दिन है, सुबह जल्दी पहुंच गया दुकान पे, और सरिया का कस्टमर सुबह जल्दी निकलता था, तो हम सरिया भी हमने काटी है, क्योंकि चट्टे पे सरिया काटेंगे नहीं तो कस्टमर निकल जाएगा। ओके। वहाँ से हमको स्क्रैप मैनेजमेंट हाँ। और कटिंग और लोहार फैब्रिकेशन का माइंड आ गया। तो ये पहला माइंड था कि सरिया भी आप जब पूरा बंडल बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, जब आप काट के बेचेंगे तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो ये सरिया का मेरा पहला वो था। उसके बाद फिर मुझे लोहे के काम में थोड़ा मन कम लगने लगा,
तो मैंने कूलर की घास का काम शुरू किया। जो कूलर में घास लगती है। जी। ओके। और जब मैं पहली बार कूलर की घास लाया हम्म। तो मेरी घास जल गई। दूसरी बार ये कैसे चला सर? वो घास के बंडल बाहर रखे थे, उसमें आग लग गई। ओके। एक्सीडेंट था, वो किसी ने जानबूझ के नहीं किया था। जी। वो मुझे बहुत बड़ा टीज दे गया कि मैंने पहले ही काम शुरू किया पैसे उधार लेके अपने दोस्तों यारों से, और मेरे पैसे जीरो हो गए। फिर मैंने उस घास के पैड बनवा दिए और चीज़ें करी, लेकिन वो जलन की बदबू आती है, वो तो कहीं चली नहीं। मेरा पूरा फेलियर टू फेलियर, फेलियर टू फेलियर, फेलियर टू फेलियर होता गया। चला। फिर मैंने कूलर्स के कुछ स्पेयर पार्ट्स शुरू किए। हम्म। वो स्पेयर पार्ट्स लेके मैं दिल्ली गया, हम्म। वहाँ से 1 2 3 4 5 स्पेयर्स लाने लगा। वो बड़ा जर्नी बड़ी वो थी, लेकिन बहुत धक्के खाए उसमें। फिर मैंने अपना कूलर का एक ब्रांड लाया। वो ब्रांड मेरा सक्सेस हो गया, और यहाँ से गोरखपुर और बनारस तक मैंने कूलर बेचा। उस समय में मैं 10,000 12,000 कूलर साल के बेच लेता था, और टॉप कंपनियों को टक्कर में देता था, केनस्टार, बजाज, चैंपियन, मेघदूत। और मैंने भी अपने को स्टेब्लिश कर दिया था बाजार में। ओके। विद इन 5 ईयर एंड 10 ईयर्स हम्म। हमने उस ब्रांड को स्टेब्लिश कर दिया था, और काफ़ी अच्छा मेरा टर्नओवर आ गया था। मैं उस काम को करने लगा। इन सब कामों में मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। उसकी उम्र मुझसे 10 साल कम थी, लेकिन वो 8th या 7th में था, लेकिन वो आ जाता था मेरे पास, चाहे तगादा करने, चाहे वो माल बेचने, चाहे वो बनवाने। वो साथ में इन्वॉल्व था हर चीज़ में। तो काम लेकिन वो 3 या 4 महीने ही चलता था। उसके बाद 8 महीने हम लोग खाली हो जाते थे। ओके। फिर हम लोहे की दुकान में बैठ गए, कुछ कर लिया, ये कर लिया, ऐसे हम लोग का काम चलता रहता था। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती जी की गवर्नमेंट आई, और अनुपम पहले से वहाँ पे क्लैंप सप्लाई करते थे साथ में। क्या चीज़ सर? क्लैंप, पत्थर के क्लैंप। हम्म। फैब्रिकेशन का हम लोग का दिमाग पहले से था, क्लैंप और फास्टनर हम लोग सप्लाई करते थे। मायावती के टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा था कि क्लैंप फास्टनर सप्लाई करते करते हम लोग वहाँ पे पाइप, गेट और चीज़ें देने लगे। ओके। जब हम लोग ज़्यादा फैब्रिकेशन में इन्वॉल्व हो गए तो हमको लगा कि अब कूलर का काम बंद करना पड़ेगा। 2010 में हमने कूलर का काम बंद कर दिया। उस टाइम भी अच्छा चल रहा था कूलर का? हाँ, अच्छा चल रहा था, लेकिन बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि मायावती के काम के प्रेशर्स बहुत थे, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, और वो 12 महीने के काम थे। ओके। वहाँ से हम लोगों ने एक नई इंडस्ट्री में एंटर किया जिसका नाम था स्टेनलेस स्टील। क्योंकि स्टेनलेस स्टील के हम लोग क्लैंप बना रहे थे, स्टेनलेस स्टील के हम लोग फास्टनर दे रहे थे, स्टेनलेस स्टील की हम लोग रेलिंग में आ गए थे, ब्रॉन्ज के हम लोग गेट बनाने लगे थे। यहाँ से हम एक नई इंडस्ट्री में हमने सफ़र शुरू किया, स्टेनलेस स्टील। ओके। तो फिर हमने जिंदल की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली, और हमने स्टेनलेस स्टील को मार्केट में फैलाना शुरू किया। लखनऊ में उस समय स्टेनलेस स्टील बहुत छोटे स्तर पे थी। हम स्टेनलेस स्टील के इकलौते प्रोसेसर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, फैब्रिकेटर सब बन गए, और वहाँ से हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील को समझना और सूझना शुरू कर दिया। आज ही कंपनी कितनी बड़ी हो गई है? 700 से 800 आदमी है, और दोनों का मिला के 200 से 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है साल का। ये देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है पुरानी जर्नी देख के। और जब हमने ये काम शुरू किया था 2010 में, तो पहले तो हमने अपनी दुकान के ऊपर छत पे काम शुरू किया। ओके। फिर वहाँ से हम इस फैक्ट्री को लेके बर्लिंगटन पे, हमारी एक पुरानी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट में हमने छोटी सी फैक्ट्री लगाई। तो वो हो नहीं पा रहा था काम, तो फिर हम लोगों ने जो साइडें थी उन्हीं में फैक्ट्री लगा ली। जैसे अम्बेडकर पार्क, काशीराम स्मारक, वहाँ टेंट डाल के हम लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगा ली। उन फैक्ट्रियों में कभी अनुपम जी, मैं मुरादाबाद रहा, अनुपम अम्बेडकर पार्क में प्रॉपर रहते थे, वहाँ से हिलते नहीं थे क्योंकि काम का प्रेशर बहुत था। बहुत। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री, हमारे मौसा जी एक हैं, उनके यहाँ किराए पे लगाई 2009-10 में। वहाँ 2 साल फैक्ट्री चलाई, जगह वहाँ भी कम पड़ने लगी। फिर अल्टीमेटली हम लोग को ढूंढते ढूंढते 2012 में दुबग्गा के पास एक जगह मिली 9,000 स्क्वायर फीट, वहाँ हमने फैक्ट्री लगाई। वो फैक्ट्री 2012 में जो लगी थी, 14 में हमने दूसरी फैक्ट्री ली, 15 में तीसरी ली। बहुत उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया और बहुत काम बढ़ाया, लेकिन फैक्ट्री प्रॉपर चल नहीं पा रही थी। बहुत मेहनत के बाद हमको कुर्सी रोड पे एक जगह मिली
2018 में। ओके। वो जगह 1.5 लाख फुट थी हम्म। और हम लोग के पास पैसे नहीं थे कि हम इतनी बड़ी जगह ले सकें। ओके। और अनुपम सर ने मना कर दिया था कि इतनी बड़ी जगह हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को 20,000 फुट जगह चाहिए। हम्म। मेरा विज़न कुछ अलग सोचने का था। मैं पिछले 15-20 साल से फैक्ट्री की जगह तलाश रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब उस बंदे ने कहा कि केवल एक प्लॉट है और 1.5 लाख फुट का है, मैंने उसको हाँ बोल दिया। ओके। और जब मैं लौट के आया तो उसने बोला 7 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे, और मेरी जेब में उस समय 70 रुपए भी नहीं थे। मैंने उसको हाँ बोल के मैं चला आया था। मैंने किसी को घर में नहीं बताया। घर में सब लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये ब्लेंडर मिस्टेक हो रही है। मैंने कहा मैंने कर दिया है, इसको मुझे जमा करना है। मैंने अपने दोस्त यारों से पैसे मांग के थोड़े पैसे जमा किए। उसके जमा करने के बाद जब मैं फैक्ट्री बना चुका था, कोरोना आ गया। अब 3 तरफ से दिक्कत थी। काम खत्म, बैंक का लोन 30-40 लाख रुपए महीने के आसपास था, प्लस लोगों को पैसे वापस करने का। 3 तरफ से हम लोग घिर गए थे। ओके। और ये बहुत मेजर पॉइंट था कि पैसे कैसे वापस करेंगे। और जो फैक्ट्री ली है, हमने उसका केवल 15% कंस्ट्रक्शन किया था। उस 15% के में 15% पे काम हो रहा था। ये लाइफ का सबसे पेनफुल पार्ट था। पेनफुल पार्ट था। पेनफुल पार्ट और यह है, लेकिन उस समय में यह था कि अब मैनेजमेंट कैसे बैठेगा, करेंगे कैसे। बैंक का कर्जा, सिडबी ने हमारी बहुत सहायता करी। सिडबी ने हमारे लोन को 6 महीने साल भर बढ़ा दिया। रिश्तेदारों ने हमारे बहुत सहायता करी। उन्होंने पैसा हमको, किसी ने ब्याज पे, किसी ने बिना ब्याज के, किसी ने अपनी एफडी, किसी ने और कुछ, सब दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि हम साल 2 साल 3 साल में खड़े हो गए और हम अपने काम को कर। सर मैंने अनुपम सर से एक बार पूछा था कि आप अपने बड़े भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला था कि इत्तेफाक जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं भैया वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है कि हम हमारे और अनुपम में एक प्रॉब्लम आती है कभी कभी, जैसे यही फैक्ट्री वाली प्रॉब्लम आई। अब सबने घर में कह दिया था कि भाई ये तो तुम टोटल सुसाइड कर रहे हो, जैसे सुसाइड। अब मुझको भी लगने लगा था यार ये कैसे होगा, लेकिन मन में एक कसक थी कि जो चीज़ मैं लगा रहा हूँ उसमें कोई नुकसान का घर नहीं है। क्योंकि मैंने जो जगह ली थी वो 400 रुपये फुट पे ली थी, गवर्नमेंट से ली थी। आज वहाँ जगह का रेट 2,000 रुपये फुट है 4 साल 5 साल के अंदर। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लैंड इंडस्ट्री के लिए आज भी बातें जितनी हो जाए, पेपर में जितना छप जाए, क्या आपको मालूम है कि लखनऊ में लास्ट लैंड कब एग्जीक्यूशन हुआ था इंडस्ट्री के लिए? लखनऊ में लास्ट इंडस्ट्री टेल्को बनी थी। टेल्को, टाटा मोटर्स। 80 के दशक में एनडी तिवारी सर लाए थे उसको। उसके बाद मेरा किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं मैं, ना मैं किसी के लिए प्लस माइनस कह रहा हूं, लेकिन आज तक 1 इंच जमीन भी इंडस्ट्री के नाम पे उसके बाद नहीं खरीदी गई। बिल्कुल ट्रू। पुरानी इंडस्ट्री जरूर, स्कूटर इंडिया को अशोक लीलैंड ने ले लिया, ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस अब बन रही है, शायद थोड़ा सा सरोजिनी नगर में एरिया में लिया गया, कर रहे हैं। लेकिन वही क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि इंडस्ट्री बनेगी कैसे? जगह है नहीं तो बनेगी कैसे? मेरे जैसे बहुत से लाखों नौजवान, हजारों लोग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। पॉल्यूशन वाला कहता है यहाँ पेंट ना करो, वो कहता है सर्विस सेंटर यहाँ ना खोलो। मास्टर प्लान की प्रॉब्लम है। सर आज के समय में कमर्शियल बिजनेस में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या देखते हैं आप? फाइनेंस की प्रॉब्लम है, प्लस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, स्किल नहीं मिलता है। एक तरफ हजारों बच्चे बेरोजगार हैं, एक तरफ जो बच्चे आ जाते हैं वो परफॉर्म करना नहीं चाहते या करते नहीं है। सर आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं हो पाते हैं? प्रोजेक्ट टाइम पे ना होने की सबसे बड़ी वजह आदमी की सोच है। ओके। आजकल का जो बंदा है वो सोच नहीं पा रहा है कि मैं प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा पैसा लगा रहा हूँ। उसका माइंड कॉस्टिंग पे लगा रहता है। कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा भागती तब है जब प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता।
बिल्कुल। उसका इस पॉइंट पे दिमाग ही नहीं जाता। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल प्रोजेक्ट चलाता। प्रोजेक्ट अगर चलाना है तो कुछ कंपनियों को देखना पड़ेगा, जैसे L&T है। बिल्कुल। L&T का कोई प्रोजेक्ट लेट नहीं होता क्योंकि वहाँ सिस्टम ड्रिवन काम करता है। एक L&T के चीफ का एक वक्तव्य आया था, उस वक्तव्य में बहुत हल्ला मचा था कि संडे को अपनी बीवी का चेहरा न देख के काम करो। उस पर पूरे देश के लोगों ने हल्ला मचा लिया था। सर सही है, वो बंदा गलत नहीं कह रहा है। आज की तारीख में श्रम वाले कहते हैं 8 घंटे 9 घंटे भी बहुत है काम करने के। बिल्कुल। सर आपका कंपटीशन आपसे तो है ही नहीं, आपका कंपटीशन तो पूरे वर्ल्ड से है। आप नहीं करोगे दूसरा करेगा। चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है? मेन रीजन ये है, कोई छुट्टी नहीं है, यहाँ हर तरीके की छुट्टियां हैं। छुट्टियों का साम्राज्य खड़ा कर रखा है हम लोगों ने, और छुट्टियों के साम्राज्य से हमारा वर्किंग प्रेशर नेगेटिव होता है, और वर्किंग प्रेशर जब नेगेटिव होता है तो काम नहीं हो पाता है। नॉलेज की कमी, नॉलेज की भी कमी है, प्लस हमारे यहाँ वर्कफोर्स ज़्यादा है। तो वर्कफोर्स ज़्यादा जब होती है तो उसके प्लस भी पॉइंट है, माइनस भी पॉइंट है। ट्रू। तो माइनस पॉइंट ये है कि जो वर्कफोर्स है उसको अभी तैयार नहीं कर रहे हैं लोग। हाई स्कूल इंटर पढ़ा रहे हैं। अब आप समझिए, जिस बंदे को डॉक्टरी करनी है या कुछ भी, मतलब जैसे इंजीनियरिंग करनी, 3 साल उसके BA BSc में बेकार कर दिया, फिर वो UPSC दे रहा है। तो ये 3 साल क्यों घुमा रहे हो भाई? इंटर के बाद वर्कफोर्स अब कुछ जगह करा है, वर्कफोर्स पूरी तैयार हो, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, सीधे सीधे उसके अंदर भर्ती करो ना। क्या नाम, जो आपका इंस्टीट्यूट होता है, जो मतलब बिल्कुल। इंटर के बाद आपने कुछ किया, फिर आपको या 3 साल तो आपने काट लिए, मतलब इंटर किया तब तक आप पढ़े, 3 साल क्या कहते हैं BA को, हम कहते हैं तफरी या कुछ, जो भी आप समझ सकते हो, वो 3 साल बेकार हो गए। अब मुझे पढ़ना है, अब वो 3 साल का जो गैप आ गया, फिर आप फिर गए किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपको एकदम से प्रेशर डबल हो गया। 3 साल तो आपने मौज करी और फिर प्रेशर डबल हो गया। तो ये 3 साल बर्बाद नहीं होने चाहिए मुझे लगता कॉलेजेस में जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है, जी, इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। आज की तारीख में जो इंडस्ट्री के लिए इंटर्नशिप 100% इंटर के बाद ही शुरू होनी चाहिए। होटल इंडस्ट्री में अक्सर एक्सपेक्टेड ROI नहीं मिल पाता है। सर एक्सेप्टेड ROI कम मिलता है होटल इंडस्ट्री में, लेकिन होटल एक सेफ बिजनेस है। अब ROI को आप कैसे वो करते हैं? जैसे मैंने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं और मुझे महीने का 2-2.5 करोड़ रुपए मिल रहा है, साल का 24 करोड़ मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैं उसको कैसे कम मान सकता हूँ? मेरी प्रॉपर्टी का रेट भी तो बढ़ रहा है, उसको मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ? आज मैंने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, वो परसों हो गई 100 करोड़ की। ट्रू। तो वो भी तो जोड़ो। अगर आपके इक्विपमेंट घट रहे हैं, आपका होटल का वो घट रहा है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी तो बढ़ रही है। बिल्कुल। और जो प्रॉपर्टी आपने खड़ी करी, आप 2 साल बाद बेचने जाओगे तो वो 250 करोड़ की बिकेगी। तो आपको तो पैसा भी मिल रहा है और वो भी मिल रहा है। प्रोजेक्ट की ROI इसीलिए नहीं मिलती कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। मैं फिर वही बात, जो मेरी पहला प्रश्न था, और टाइम पे कंप्लीट होने ना होने की सिर्फ 5 वजह है। पहली वजह डिसीजन, और डिसीजन लेना है तो बहुत लेट लेना है। दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा फाइनेंस, चौथा रॉ मेल्टर। बस 4। यही वजह से प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, कॉस्टिंग बढ़ती जाती है, ओनर एग्री होने लगता है। इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेज प्लानिंग से। पहले तो जब हम होटल बना रहे हों तो हमें डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए। ओके। जो बहुत से ओनर नहीं देते हैं, और खुद नहीं दे सकते हैं तो किसी को एक कर दे कि भाई तू करेगा, मैं केवल इन चीज़ों में आऊँगा, सब में मैं नहीं इन्वॉल्व होगा। मैं दे सकता हूँ तो मैं पूरा। अभी मैं बताऊँ आपको, एक होटल बना है हॉलीडे इन एयरपोर्ट के सामने। मैं उस बंदे की बड़ी तारीफ करूँगा। उस बंदे ने, शिव शंकर अवस्थी जी हैं जी,
अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया और साल 1.5 साल के अंदर उस होटल को तैयार करके चला दिया। आज वो होटल अच्छा चल रहा है? अच्छे बुरे का पॉइंट नहीं है, पॉइंट है ओपन कर दिया, कुछ भी करके बैठ गए Open. करके ओपन कर दिया। तो कहने का मतलब है जो भी ओनर होटल बनाना शुरू करे अपने को उसमें झोंक दे। अपना 100% देना हाँ, जो क्या करते हैं 50 काम चल रहे हैं, चाहिए। कभी 1 घंटे के लिए गए, कभी 2 घंटे के लिए गए, कभी नहीं गए, दूसरे से डिसीजन करना नहीं है, खुद करना नहीं है। सर डिसीजन पे एक सवाल है मेरा, हाँ, बिजनेस डिसीजन में टेक्निकल टीम का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी होता है? बहुत होता है, कभी कभी रॉन्ग कर लेते हैं हम लोग। अभी मैंने एक प्लांट लगाया 6-7 करोड़ रुपए लगा के, फेल हो गया एचडीजी का। अगर मेरे पास टेक्निकल टीम का मैंने आउटपुट लिया होता कि भैया इसको मत लगाइए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, क्योंकि दिक्कत क्या है कि डिसीजंस मेरा जो होता है, मैं डिसीजन जब लेता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता हूँ। ओके। और उसकी वजह से क्या होता है कि सब डिसीजन तो आपके सही नहीं हो सकते हैं, तो कुछ डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, 100%। और गलत होते हैं तो उसमें लॉस भी होता है, तो वो भी झेलना है। अक्सर सर लोग कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हाँ, मैं भी सीखता हूँ, मैंने बहुत सीखा है। जैसे मेरे यहाँ जैसे मैनेजमेंट में थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ, भावुक आदमी हूँ, तो कुछ डिसीजंस मेरे गलत हो जाते हैं। कभी अनुपम सर का सहारा लिया? हाँ, लेता हूँ अक्सर। वो असल में कुछ काफ़ी डिसीजन उसके सही होते हैं, कहता भाई इसको ना रखो, मैं कहता हूँ नहीं रख लो निकाल दिया है फिर भी रख लो, वो कहता नहीं रखो, वो होता वही है। वो कहता है पैसे मारेगा, उधार मत देना, मैं दे देता हूँ, जानबूझ के दे देता हूँ, उससे झूठ बोल देता हूँ कि नहीं दिया, कहता नहीं तुमने दिया है, मैं जानता हूँ तुम दे रहे हो, और ये मारेगा, वो मार भी देता है ऐसा होता है, कई बार होता है। सर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में कभी चैलेंजेस आए? क्या क्या चैलेंजेस थे वो? पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में कभी कभी माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि यार बस अब बस करो, क्या है। जैसे मेरे यहाँ बताएं आपको, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, ईडी, इस टाइप के सारे पूरे कोर्स हो चुके हैं, ओके। सारे कोर्स हो चुके हैं, और इन सारे कोर्सों को मैंने अकेले हैंडल किया है। वो होते तो सब पे हैं, लेकिन मैं अनुपम जी को इन कोर्सों में नहीं लाता हूँ, इन सारे कोर्सों को मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। कभी कभी मन में आता है यार, अभी भी एक इंसिडेंस हो गया था तो कि यार बस अब क्या करें, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, मुझे कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिविटी देती है। जैसे मैं सुबह लोहिया जाता हूँ, लोहिया। वो मुझे बहुत पॉजिटिव देती है, 1-2 घंटे का मेरा टाइम वहाँ पे, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, मेरे मित्र, मेरा सर्किल। हफ्ते में 1-2 दिन मैं अपने क्लब जाता हूँ, अवध जिम खाना, उसमें मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ, ओके। तो वहाँ भी मेरा पार्ट बीतता है, तो वहाँ भी मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। प्लस मेरा एक 30-35 साल से एक दिनचर्या है, मैं 10 साल की उम्र से 3 पेपर रोज पढ़ता हूँ, 3 पेपर पर डे? एट एनी कॉस्ट। मेरा सवेरा और रात पेपर के बिना नहीं होता है। सर पेपर पे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि न्यूज़पेपर या रिकॉर्डिंग इन सब चीज़ों से अपडेट रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है? आप किसी भी सफल आदमी की जीवनी पढ़िए तो उसके बहुत अप डाउन्स होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, रील की जनरेशन और प्रिंट की जनरेशन। आज की तारीख में मैं अपने यहाँ भी देखता हूँ कि लोग पढ़ ही नहीं रहे, उठाया चैट जीपीटी मारा, दे दिया। अरे भाई, चैट जीपीटी के लिए भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तुमको मालूम तो होना चाहिए कि तुम किसको क्या सर्च कर रहे हो। यू डोंट नो क्या सर्च कर रहे हो, कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी। मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं मान रहा हूँ, चैट जीपीटी भी जरूरी है, लेकिन अगर आप पेपर, कोई भी पेपर या बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि क्या चीज़ सही है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बहुत। मेरी फैक्ट्री ली मैंने तो डिसीजन मेकिंग, सब्सिडीज ली तो पेपर के द्वारा,
पेपर में, एक पेपर में 15 पन्ने के पेपर के अंदर पूरा वर्ल्ड होता है, पूरा वर्ल्ड उसके अंदर है। कितने हजारों लोग उस पेपर को मिलके बनाते हैं, कितने लोग सड़क पे या वो जब प्रिंट मीडिया, वो जो मीडिया होता है चिल्लाता है, चीखता है। सर लाइफ में डेली डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो नहीं कर पाता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन होता है। अब जैसे मैं सुबह से लौट के आता हूँ तो 11 साढ़े 11 बजे मुझे ऑफिस पहुँचने में हो जाता है। ओके। लेट नाइट में बैठा रहता हूँ 8-9 बजे तक, लेकिन है ये, मैं सोचता हूँ कि सुबह 9 साढ़े 9 तक किसी तरह से ऑफिस पहुँच जाऊँ, 6-7 बजे तक अपने काम को निपटा लूँ। करना है मुझे, करूँगा। सर जो एंटरप्रेन्योर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? आग का दरिया है, जाना है। जब आप काम करना शुरू करते हो हम्म, उस समय आप अकेले होते हो। जितने भी टफेस्ट जॉब हैं, उस डिसीजन है वो आपको लेने हैं, और लोग यही कहेंगे कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो, क्या बात। और आपको अपने डिसीजन पे अडिग रहना है। ये जरूरी नहीं है कि आपने सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो बहुत अच्छा, और अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो और अच्छा। आप उस गलत को भी सही करके साबित करके दोगे। दिस इज एंटरप्रेन्योर। क्या बात। ये एंटरप्रेन्योर नहीं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया मैं खत्म। एक गलत होगा, 2 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, 4 गलत होंगे। डिसीजन के ऊपर जुट जाओ, बस यही मेरा लेसन है और कुछ नहीं। सर बिजनेस में राइट टाइम पे राइट डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत। डिसीजन के साथ साथ आपकी किस्मत भी है। बहुत सी चीज़ें आपको मिलाती, सही मैन मिल गया, सही डिसीजन हो गया, सही किस्मत मिल गई, तीनों मिल गए तो फिर तो आपको जुड़ने से कोई नहीं छोड़ सकता। सर मैंने देखा है कि कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपने ईगो के कारण वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं, वो अपने घर पे ही बैठे रह जाते हैं। बिजनेस करना तो अपनी ईगो को बांध के रखना पड़ेगा, चौराहे पे बांध के पैक करके पीछे बनना पड़ेगा। आज भी 5,000 वाला कस्टमर गाली दे के जाता है। ईगो लेके बिजनेस कहाँ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बिजनेस का तो रिजेक्शन झेलना ही झेलना है आपको। सर कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में अगर हमें लॉस होता है तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब हो जाता है कि हम एकदम परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि आज लॉस हो गया, और इन चीज़ों की वजह से हम अपना कुछ अच्छी चीज़ खो देते हैं। होता है। बिजनेस का नाम ही लॉस है। अगर लॉस नहीं झेल सकते तो बिजनेस नहीं कर सकते। अगर लोग ये सोचें कि मैं फायदे के लिए बिजनेस में जा रहा हूँ तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये दोनों लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ खड़े होते हैं। जब तक लॉस नहीं होगा तब तक प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। रिजेक्शन सिलेक्शन दोनों साथ साथ है, एक साथ चलते हैं। कभी भी ये बंदा सोच रहा है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट होगा, मैं बिजनेस करूंगा, मुझे कल को प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। जब तक वो लॉस नहीं झेलेगा, रिजेक्शन नहीं झेलेगा, तब तक सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी वो हो, लॉस तो होना ही होना है। हमारे व्यापार में हर रोज एक नई समस्या आती है। बिल्कुल true। कभी लेबर की, कभी मशीनरी की, कभी टैक्सेशन की, कभी ऑर्डर की, कभी इंस्टॉलेशन की, कभी मटेरियल की, रॉ मटेरियल अक्सर। रॉ मटेरियल की, कभी क्वालिटी की, कभी प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद की, कभी साइट की। अलग अलग टाइप के नए नए वेंचर्स आते हैं। रोज सवेरा होता है तो ये होता है कि क्या वेंचर सुबह आ जाएगा, हमें नहीं पता। पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, अब धीमे धीमे परेशानियों को हैंडल करना सीख गए हैं। सर कभी ऐसा हुआ कि आपने सारी चीज़ें तैयार कर दिया, जो क्लाइंट है लेने के लिए वो नहीं आए? होता है, रोज होता है। मेरे पास 150 लोगों का माल बना पड़ा हुआ है, नहीं आते। साइट नहीं कंप्लीट है, पेमेंट नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम है, आपस में लड़ाई हो गई, एलडी ने रोक दिया, वीडी ने रोक दिया, जीडी ने रोक दिया, कंप्लाइंसेस नहीं पूरी हुई, हाँ बिल्कुल। आपस में पार्टनर में झगड़ा हो गया। इस तरीके की सैकड़ों रिजेक्शन आते हैं। सर इंडिया में स्टील इंडस्ट्री में करंट सिनारियो क्या है? सर स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है।
अगर हम देखें कि कोरोना के टाइम पे स्टील इंडस्ट्री ने जितना कमा लिया उतना कभी जीवन में नहीं कमाया। बिल्कुल। कोरोना था हिंदुस्तान में सबके लिए, स्टील इंडस्ट्री का वो स्वर्णिम काल था। उसमें जितने भी स्टील वाले हैं उन्होंने बहुत पैसा कमाया। और मरा कौन? मैन्युफैक्चर। जो एमएसएमई थी वो मर गए। तो स्टील का फ्यूचर ब्राइट है, स्टील का कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से विकास बढ़ रहा है, स्टील तो हर जगह है। आज की तारीख में घर से आदमी निकलता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है, होटल जाता है, खाता है। जिस रोड पे चलता है वो भी स्टील की बनी हुई है, जिस ट्रेन में चलता है वो भी स्टील की बनी है, जिस हवाई जहाज में चलता है वो भी स्टील की बनी है। तो हमारी ज़िंदगी से स्टील हर जगह जुड़ा हुआ है। सर, अगर किसी भी बंदे को या किसी भी आदमी को, किसी भी युवा को अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है, वो भी स्टील मार्केट में, तो कैसे कर सकता है? फैब्रिकेशन लाइन, फैब्रिकेशन लाइन सबसे बेस्ट है। आज की तारीख में इतनी चीज़ें बन रही हैं, फैब्रिकेटर है ही नहीं। अच्छे फैब्रिकेटर, अच्छे ठेकेदार कहीं नहीं है। सर, रेलवे में कौन से न्यू इनोवेशन आने वाले हैं? सर, रेलवे में इनोवेशन में देखिए, जैसे वंदे भारत बना रहे हैं आज की तारीख में हम लोग, या अमृत भारत ट्रेन बना रहे हैं, या वंदे भारत स्लीपर बना रहे हैं, या हमारी रेल कोच फैक्ट्री बहुत अपग्रेड हो रही है रायबरेली वाली, या चेन्नई की है। तो रेल में तो रोज लाखों आदमी बढ़ रहा है, हम करोड़ों आदमी, लेकिन हम रेल की सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। आज की तारीख में सबसे सस्ता, सबसे सुलभ, सबसे तेज साधन रेल है। बिल्कुल ट्रू। और फिर भी हमको रेल का वो मिलता ही नहीं है, टिकट्स ही नहीं मिलते हैं। हमको रोडवेज या फ्लाइट या ये पकड़ना पड़ता है। माल भाड़ा भी रेलवे का सबसे कम है, लेकिन सिस्टम्स नहीं है। अभी रेलवे ने एक पहल चालू करी है लोगों से मिलने की, कि आप अगर माल मंगा रहे हैं तो रेलवे से मंगाएं। ओके। हम चाहते हैं कि रेलवे के लिए, एमएसएमई के लिए भी कुछ होना चाहिए, जो टिकट उसको टाइम पे मिल जाए। जो रेलवे में जो एजेंट सिस्टम है खत्म होके एमएसएमई को डायरेक्ट रेलवे अप्रोच करे, 5% 10% महंगा दे, टिकट तो मिल जाए। टिकट ही नहीं मिलता है। और ऑन साइड ट्रेनों में टिकट रहता, ऑन साइड ट्रेन में टिकट रहता। तो वो सिस्टम्स थोड़ा और अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। आज के टाइम में रेलवे इंडस्ट्री में कौन से मेजर चैलेंजेस फेस कर रहा है? रेलवे में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रेलवे जो रेल कोच फैक्ट्री है या ये है, इनमें एमएसएमई की एंट्री बहुत कम है। जो भी स्टेशन बनते हैं वो एमएसएमई कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए क्वालिटीज डाउन हो जाती है। क्वालिटीज डाउन हो रहा है। रेलवे का वेंडर सिस्टम प्रॉपर नहीं है। जो रेलवे में कर रहा है वही कर रहा है, नए वेंडर्स का इंट्रोड्यूसिंग नहीं है। इसको अभियान चला के करना चाहिए। आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क पर्सन्स को एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं? कभी कभी ये लगने लगता है जैसे मेरा जो मैंने आपको बताया कि सामाजिक दायरा, दुख सुख में जाना ये अब कम होता जाता है, क्योंकि व्यापार की वजह से मुझे दुख होता है। जैसे शादी ब्याह या किसी की डेथ हो गई तो उसमें मेरा जाना आना कम हो जाता है, क्योंकि जब आप व्यापार कर रहे होते हैं तो आपके पास वक्त नहीं होता है। वो लगता है कि कभी कभी मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन जब मैं फ्री होता हूँ एक दिन संडे या कोई छुट्टी के दिन, तो मुझे लगता है मुझे व्यापार में जाना चाहिए। सर, लाइफ में हाई और लो फेज से आप कैसे लर्न करते हैं? सर, फेस सिखाते हैं आपको। हाई फेस में आपके साथ बहुत से लोग खड़े होते हैं। जब आप लो फेस में होते हैं तो वही लोग आपको बहुत ज़्यादा करने लगता है। मैं एक रिजेक्शन का आपको किस्सा बताऊं। मैं एक क्लब में डायरेक्टर था, अवध जिम खाना क्लब। 7 साल में वहाँ डायरेक्टर रहा, 2 बार सबसे ज़्यादा वोटों से जीता। इन सर्कमस्टेंसेस में मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और मैं 12 या 13 साल बाद वहाँ जा पाया। तो वो रिजेक्शन था मेरे लिए, और मैं बहुत ज़्यादा उसको सोच के वो करता था। तो फिर मैंने अपना दिमाग अपनी इंडस्ट्री में लगाया, उसका 4 गुना 5 गुना 10 गुना मैंने अपनी इंडस्ट्री को दिया। वो इंडस्ट्री मेरी खड़ी हो गई। तो रिजेक्शन आपको सिखाता है ये फेस अगर आएगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, फेस नहीं आएगा तो आप नॉर्मल चलते रहेंगे, आप आगे नहीं पहुँच पाएंगे। हम दोनों भाइयों की एक फेस है, हम लोग एक दुकान पे बैठते थे। बिल्कुल। वो दुकान छोटी हो गई। जब दुकान छोटी हो गई तो हम लोग सरिया लाए, चट्टे पे काटी, निकले, काम किया।
अगर दुकान होती है वहीं दुकान पे बैठे रहते, काम करते रहते जनरल तौर पे। क्लब से जब मैं हटा तो मैंने बहुत प्रयत्न किए क्लब में आने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और सोचा था। मैं इंडस्ट्री में लग गया, वही पावर मैंने इंडस्ट्री में दी, अपनी इंडस्ट्री को 100 गुना 200 गुना कर दिया। उस समय मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए था, जो मैंने बढ़ा के 250-300 करोड़ रुपए तक कर दिया 10 साल में या 12 साल में। फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के बाद और चीज़ें करी, करते गए दोनों भाई मिल के, और चीज़ें बढ़ती गई। लाइक गॉड या नेचर्स, ये चीज़ कैसे मतलब चेंज कर देती है लाइफ को? सर गॉड से जब आप परेशान होते हो वहीं जाते हैं, तो इससे अच्छा ऐसे भी चले जाइए। खाली परेशान होने के ऊपर जाने से क्या फ़ायदा। बिजनेस में कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम और सब्सिडीज के बारे में पता होना जरूरी है? सर सबके बारे में पता होना चाहिए। 90% लोगों को नहीं मालूम है, 98% लोगों को नहीं मालूम है, बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम है। लोग सोचते हैं सब्सिडी तो ऐसे ही है यार, ये मिलेगी नहीं यार, हटाओ। कुछ बताइए इसके बारे में आप। सर सब्सिडी के बारे में बिजनेस शुरू करने से पहले आपको रीड करना चाहिए। वही बात, पढ़ाई पढ़ते हैं नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि कितनी सब्सिडी है। आप आरोप प्रत्यारोप गवर्नमेंट पे कर देते हैं, साहब ये तो मिलेगी नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आपने पढ़ा नहीं, आपने पेपर नहीं तैयार किए, आपने उसको प्रोड्यूस नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आज की तारीख में योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में इंसेंटिव मिल रहा है और प्रॉपर मिल रहा है, प्रॉपर गवर्नमेंट लगी हुई है, और भ्रष्टाचार का स्तर बहुत जीरो है। योगी जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, डीएम एसपी कमिश्नर खुद मॉनिटरिंग करते हैं। एक एक इंडस्ट्री, आपको एक ठेला लगाना है, आप डीएम के पास चले जाइए, आपको बैठाएगा, बात करेगा, आपके ठेले के लिए आपका प्रयत्न करेगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। पहले इंडस्ट्री वालों को कुछ और समझा जाता था, अब ऐसा नहीं है। पढ़िए सब्सिडी के बारे में। आप फूड स्टॉल लगा रहे हैं तब भी सब्सिडी है, आप होटल बना रहे हैं तब भी सब्सिडी है, आप धर्मशाला खोल लें तब भी सब्सिडी है, आप एयरबीएनबी खोल लें तब भी सब्सिडी है। आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ के कागज आप लगाएंगे, आपको सब्सिडी मिलेगी। मैंने बहुत सारी सब्सिडी ली है गवर्नमेंट से, स्टैम्प ड्यूटी की ली है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी की ली है, कैपिटल सब्सिडी ली है। मैंने पढ़ा लिखा करा, मिली। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मिलती हैं। सर इंडस्ट्री में लैंड एक्विजिशन में कौन सी समस्याएं आती हैं? सर ये एक बहुत यक्ष प्रश्न है, इस पे अभी भी कोई कुछ नहीं कर पाया है। बहुत ये यक्ष प्रश्न है। लैंड है ही नहीं, गवर्नमेंट चाहती है देना, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को एक, भाई हम बनाएंगे ये कहती है, लेकिन बना पा नहीं रही है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये गैप है। इसके लिए इंडस्ट्री के लोग, आईएएस नेता मंत्री सब मिल के एक टास्क फोर्स बनाए, शायद बनाई भी है, लेकिन डेवलपमेंट कम आ रहा है। ये लैंड वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कुछ जगहों पे लैंड पे बहुत काम हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत काम हुआ है, वहाँ लोहे की सारी इंडस्ट्री चली गई, और आज लोहे का सबसे बड़ा मार्केट छत्तीसगढ़ हो गया। मारुति का है जैसे आपके पास, उन्होंने लैंड दे दी तो मारुति आज चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। आपका टाटा मोटर्स चल रही है, अशोक लीलैंड चालू हुई। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मेहनत नहीं कर रही है, लेकिन जनरल इंडस्ट्री वाले के लिए अभी भी दिक्कत है, और इस पे काबू होना। कहाँ प्रॉब्लम देख रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग में भी गवर्नमेंट दे रही है, लैंड यूज का भी परिवर्तन अच्छा कर दिया है। प्रॉब्लम कहाँ देख रहे हैं हम, इस पॉइंट को नहीं रल करेंगे, हम इसको और सुधार करना चाहते हैं। काफ़ी किया है गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है, बहुत किया है। पहले में किया है, और दूसरे में तो अल्टीमेट किया है। मैं आपको बताऊं, मैंने यूपी में पहला फार्मूला दिया था, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे इन्वेस्टर समिट। आज से पहले जितने भी लोग थे वो इन्वेस्टर समिट करते थे, बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, और इन्वेस्टर समिट होके चले जाते थे। मेरे डीएम थे काजिया बाराबंकी के अविनाश कुमार जी, वो मेरे पास आए, बोले अंकुर मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो पूरे यूपी में नाम हो जाए। मैं सर कर दूंगा।
तो उन्होंने मेरी फैक्ट्री में पहली इन्वेस्टर सबमिट करी थी, उसको यूपी गवर्नमेंट ने नजीर मानी थी। और उससे ये फ़ायदा हुआ, जो इनका इन्वेस्टर था, मान लीजिए इनका टर्नओवर वो था 1200 करोड़, वो 12,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। और उसका वजह ये हुई कि जो लोकल इन्वेस्टर, जैसे आप ब्रॉडकास्ट चला रहे हो, तो आपको ये है कि मुझे स्टूडियो खोलना है, स्टूडियो में मुझे 50 लाख रुपए लगाने हैं, तो आप भी तो इन्वेस्टर हुए। बिल्कुल। इस तरीके के हजारों लाखों इन्वेस्टर थे, तो वो इन्वेस्टर सामने आ गए। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ तो उन इन्वेस्टरों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी इन्वेस्टर सबमिट करी, उससे यूपी गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो 5 गुना 10 गुना अचीव हो गया। और हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर सबमिट हुई उसमें सारे विभाग बैठे, सारी एनओसीज दी गई, और वहीं पे इन्वेस्टर सबमिट हुई, सारे मंत्री आए, नेता आए, और वो बाराबंकी के लिए भी एक छलांग हो गई। इस तरीके के मॉडल्स लोग हैं और लोगों के दिमाग हैं, हमें उनको बस आगे लाने हैं। जैसे आप अभी देखिए कि लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया, कुकरेल का पुल बन गया, तो जाम खत्म होने लगा। या यहाँ आईटी चौराहे पे ये चौकोर घुमा दिया। हमें इन विजन्स को, सोचों को, जो लैंड डिस्क्रिप्शन में काम कर चुके हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है कि इंडस्ट्री की जो लैंड की समस्या है दूर हो जाएगी। सर, बिजनेस में गवर्नमेंट से कनेक्शन बनाए रखना कितना ज़रूरी होता है? वैसे ही है जैसे दाल में नमक या मिठाई में चीनी, क्या बात है। ये उतना ही जरूरी है। गवर्नमेंट से कनेक्शन के बिना तो आप, जैसे पानी के बिना मनुष्य है, वैसे ये है। लेकिन इस पे भी मैं एक पॉइंट कहूँगा जी। आप काम सबका करिए, इन्वॉल्व पूरी तरह से ना। क्या बात है। क्योंकि फिर क्या होता है, जब वो जाता है और दूसरा आता है तो आपको टारगेट कर लेता है। आप काम सबका करिए, संबंध सबसे रखिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये एक फार्मूला अगर आप अपना लेंगे तो आपका व्यापार नहीं इफेक्ट होगा। ऐसा ना हो कि आप किसी के खास बन के काम कर लें तो दूसरे की आंखों में खटके। आप सबके खास रहें। बिल्कुल। ये एक पॉइंट है। सर, एंटरप्रेन्योर को टैक्स फिल करना क्यों ज़रूरी होता है? जितना टैक्स आप फिल करेंगे गवर्नमेंट उसका 3 गुना आपको देगी। सीधा गणित है ये। आप जितना टैक्स बचाएंगे उतना आपका व्यापार कम हो जाएगा। मान लीजिए आप 20 करोड़ रुपए के हैं या 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है आपका, तो आप टैक्स बचा लेंगे। हम आप ही के ब्रॉडकास्ट से बताते हैं। आपने 5 ब्रॉडकास्ट किए, आपने 50,000 रुपये लिए, ठीक है। अब आपने 50,000 रुपये लिए तो आपसे किसी ने कहा भाई बिल ना दो या ऐसा ना करो, मैनेज कर लो। आपने कर दिया, आपने सर्विस टैक्स बचा लिया। अब आप टेंडर डालने गए बड़ा, यूपी गवर्नमेंट का सूचना जनसंपर्क विभाग में। उसने कहा साहब आपने क्या किया, अपनी क्राइटेरिया लाओ। अब आप शक्ल देख रहे हैं उसकी। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स भरा नहीं, आपने अपनी प्रोफाइल बनाई नहीं। जब आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई तो आप वहाँ रिजेक्ट हो गए। अब आप गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि आपको मुझे काम नहीं दिया साहब, ये बड़ी कंपनियों का वो है। मैं जिस जगह पे आया था लाटूर शूट पे, वहाँ पे जितने भी नेता थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और अधिकारी थे, वो सिर्फ एक ही चीज़ सिखाते थे, टैक्स चोरी करना। कम टर्नओवर दिखाओ, कम वो दिखाओ, मत माल बेचो पक्के में। क्यों? क्योंकि उससे उनके हित सदते हैं। परंतु आगे बढ़ने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तब आप बड़े टेंडर बीट कर सकते हो। जब आप टैक्स दोगे तो आपको लोन अच्छा मिलेगा। ये सारा सर्किल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज की तारीख में लोग कहते हैं साहब 10 लाख के ऊपर ना जाओ, 20 लाख के ऊपर ना जाओ, 50 लाख के ऊपर ना जाओ। कुछ जमाने में गवर्नमेंट की नीतियां भी ऐसी थी कि जिससे दिक्कत होती थी। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दें, एक कानून था 1.5 करोड़ से ऊपर जो बंदा जाएगा उसको एक्साइज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले एक नियम था। तो 99% आदमी 1.5 करोड़ के नीचे रहता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है। जीएसटी के अंदर आपको जो देना है वो लेना है। सी फॉर्म लोगे, अगर आप दिल्ली से माल लाओगे तो सी फॉर्म लगेगा। 90% लोग अंतरराज्यीय व्यापार ना करके जितना दूर जाओगे, जितना दूर बेचोगे माल, जितना दूर से माल लाओगे, जितना टैक्स दोगे, जितना सीमाओं को क्रॉस करोगे, उतना ही बिजनेस फायदे में चलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं निराला नगर में बैठा हूँ, मैं यहीं तो किराने की दुकान, जितना बॉर्डर क्रॉस करोगे उतना फायदा है। ये सीधा एकदम गलत है। जितना टैक्स दोगे उतना फायदा है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है।
आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, आपको आया साहब मुझे जाना है सिलीगुड़ी, चल आ जाएंगे साहब, क्यों नहीं जाएंगे? हो सकता है आपको शुरू में नुकसान हो सकता है आपको शुरू में आपके खर्चे ना निकले, हो सकता है आपको नुकसान पैदा हो सकता है कस्टमर पैसे ना दे, लेकिन अगर 2 ब्रॉडकास्ट आपके सिलीगुड़ी में हो गए तो आप 900 किलोमीटर दूर बैठो, आप वहां बैठ के मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल। सीमाएं कुछ नहीं है, सीमाओं को भूल जाए व्यापारी। बिजनेस में लिमिटेशन नहीं है। हाँ, कि साहब वहां का मिला तो हम नहीं करेंगे, यहाँ का मिला तो करेंगे, क्योंकि जब आप वहां करोगे तभी तो आपको लोग जानेंगे। सर हमारे यहाँ मतलब गाँव के लोग ऐसा बोलते हैं जुगाड़, आपने एक शब्द सुना होगा जुगाड़। क्या बिजनेस में जुगाड़ जैसी कोई चीज़ होती है? 100% होती है साहब, उसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, ये तो शाश्वत सत्य है। जुगाड़ नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे? टेंडर लेना है तो जुगाड़ करनी है, माल मंगाना है तो जुगाड़ करनी है, पैसा लेना है तो जुगाड़ करनी है। गुजरात के लोग ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। सर ये प्रिस्क्रिप्शन क्यों है हाँ, कि गुजरात के जुगाड़ू होते हैं, साउथ के जुगाड़ू होते हैं, नॉर्थ के ऐसे होते हैं? मैं गुजरात काम कर रहा हूँ, आज 22 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ गुजरात में, गुजरातियों के साथ मिलकर कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है साहब? आपको काम आपका बोलना चाहिए, गुजरात क्या है और यूपी क्या है और साउथ क्या है और मुंबई क्या है, कहाँ से ये चीज़ें लाई जाती हैं, क्यों लाई जाती हैं, मुझे नहीं मालूम। अरे साहब गुजराती मेरे यहाँ काम करेगा, पैसा लगाएगा, क्या दिक्कत है? लगाओ भाई, मैं गुजरात में जाके काम कर रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि गुजरात वाले मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप भी तो उनके यहाँ लाखों आदमी काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं वहाँ, ये वहाँ, वो यहाँ, तू यहाँ, क्यों, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। सर एक चीज़ आपसे पूछना मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरा ये कहना है जहाँ व्यापार है मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ मुझे सस्ता मिलेगा वहाँ से मैं माल लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, कोई भी युवा है, कोई भी लड़का है, 0 रुपए से स्टार्ट करना चाहता है, गरीबी से दूर रहना चाहता है और उसको पैसे कमाने, अर्न करना है, कैसे कर सकता है? पहले नौकरी करे, पहले सीखे, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 1 साल, किसी के यहाँ सीखे, 6 महीना सीखे पहले, तो उसका रिजेक्शन कम होगा। जैसे हम छोटी सी बात बताएं, बहुत से लोग रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, रेस्टोरेंट नहीं चलते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो रेस्टोरेंट ना चलने का रीज़न ये है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके यहाँ बिकना क्या है। 95% जो रेस्टोरेंट चलते हैं वो कम मीनू पे चलते हैं, कम मेन्यू पे, बिल्कुल। लोग 100 मीनू रख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जिसको भी कोई काम करना है पहले उस काम को सीखे, पढ़े, पैसा लगाने से पहले, अगर उसको पैसा नहीं कोई बात नहीं, वो पहले सीखेगा, पढ़ेगा, नौकरी करेगा, तब वो बहुत अच्छा काम कर लेगा, बजाय ये कि सीधे उतर जाए। कोर्स करके कभी भी सीधे नहीं आना है, जो 90% लोग करते हैं, कोर्स किया सीधे काम कर ले, IHM किया, होटल में चाय की दुकान खोल ली, वकालत पढ़ी, वकालत में उतर गए। कहीं भी पहले सीखना है। आज के मार्केट में होटल मालिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब ब्राइट फ्यूचर है, काशी, अयोध्या, इलाहाबाद, ये पूरा सर्किल बनता जा रहा है, नैमिषारण्य, जितने लोग आ रहे हैं नए इस फील्ड में उनका स्वागत है और बहुत अच्छा उनके लिए आउटपुट है। बैंकुटिंग बहुत अच्छी है, बैंकुटिंग डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत चलन बढ़ रहा है। रामनगर आपके यूपी में तो नहीं है, उत्तराखंड में हो गया, रामनगर, मथुरा। सर बैंक्वेट और वेडिंग बिजनेस की ग्रोथ कैसे मदद करते हैं आपस में? सर बैंकुट और वेडिंग में क्या है कि बहुत अच्छा बिजनेस है और इसी में पूरे होटल की ROI निकलती है। आज की तारीख में होटल छली बैंकुट और ROI बिजनेस के ऊपर है और डेस्टिनेशन वेडिंग का तो बहुत क्रेज बढ़ गया है। आप ये जान लीजिए कि होटल टोटल अगर फायदे में आ रहा है तो इसी से आ रहा है। ओके। होटल इंडस्ट्री में आप रूम से कमा लेंगे, आप खाना बेच के कमा लेंगे नहीं, कॉर्पोरेट इवेंट और बैंकुटिंग ही होटल इंडस्ट्री के 80% जान है। बस एक प्रॉब्लम आती है कि जो वेडिंग का टाइम है बहुत लिमिटेड है। मान लीजिए 4 फरवरी है,
तो उस दिन 100 शादियां हैं, बिल्कुल। तो अब होटल वाला अपने को काट के थोड़ी ना 12 कर देगा, वहाँ उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मैं तो कहूँगा पंडित लोगों से भाई या लोगों से कि कुछ ऐसा करो कि भाई शादी के टाइम कुछ डेटें बढ़ाओ, कि अगर बढ़ा दोगे तो भाई ये जो गरीब लोग हैं वो कम पैसे में भी शादी कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात। उसकी भी होटल वाले की ROI उसको केवल 4 दिन मिलते हैं, तो फिर वो रेट्स बहुत अनाप शनाप हो जाते हैं और वहाँ जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। 4,000 3,000 2,500 2,000 रुपये प्लेट में कैसे मैनेज करें। बिल्कुल। और कहीं जाएं बाहर तो टेंट वाला भी बिजी है, लगन वाला भी बिजी है, तो सारा ही पूरी ये इंडस्ट्री तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है हमारे इंडिया की। सर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में प्राइस को बैलेंस बनाए रखना कितना ज़रूरी होता है? सर प्राइस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग प्राइस को इतना ओवर कर देते हैं कि कस्टमर की जेब से भी बाहर हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एयरपोर्ट लॉन्च पे जो हार्ड ड्रिंक बिकती है उसका रेट 1200% है परसेंट। कुछ होटल वालों को भी सोचना, मैं नहीं कहता हूँ उनके खर्चे बहुत है, सब चीज़ें बहुत है, तो क्या है कि कस्टमर उस चीज़ को लेता ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग महंगा करते चले जा रहे हैं। सर फैक्ट्री सेटअप होने से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बूस्ट होती? सर फैक्ट्री सेटअप तो मेन है ना। अगर हम केवल इधर उधर से लेके सामान दे रहे हैं तो कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट कैसे आएगा? या ट्रस्ट एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो ट्रस्ट पैदा करने के लिए हमको सर इंडिया की कंपनी फॉरेन की कंपनी के साथ कैसे टक्कर दे सकता है? मैंने बताया आपको, आप देखो कि रेल कोच फैक्ट्री में रेल बन रही है। पहले हम लोग ये बाहर से लाते थे, मेट्रो सेट्रो, आज हम खुद बना रहे हैं, उससे अच्छा बना रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम रक्षा भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। HAL हमारा इतना बढ़िया चल रहा है। तो हम कैसे कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, मशीनरी की कमी नहीं है, रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। इन सबको एक जगह लाने की जरूरत है। तो इंडिया क्या, हम वर्ल्ड में किसी से भी कंपटीशन कर सकते हैं। इंडिया की कंपनी किसी से भी कंपटीशन कर सकती है, बस विजन चाहिए। विजन कि जैसे टाटा का था, जैसे LNT का था, इसको लोगों ने कहा, जैसे हमारे यहाँ और इसी टाइप के हैं। अडानी साहब हैं हमारे जो इंडिया को आगे बढ़ाने में, अंबानी साहब हैं, महिंद्रा जी हैं, महिंद्रा, बिल्कुल, जो लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। यहाँ एक फैशन बन गया है लोगों का, उनको कहना है ये वो। अरे साहब, हमारे इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये क्रिटिसिज्म बंद होना चाहिए। ये लोग हमारी ग्रोथ इंजन है, इन्हीं की वजह से हम बढ़ रहे हैं। अगर एक इंडस्ट्री मिल सकती है तो 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, उसके साथ 50,000 लोगों को रोजगार मिलता है, वो पूरा एरिया चमक जाता है। हमें अपना फोकस इंडस्ट्री को लगाने पे करना चाहिए। पॉल्यूशन भी ज़रूरी है, पॉल्यूशन के ऊपर जो काम हो रहे हैं वो ज़रूरी है, उसको हम नहीं कहते हैं कि रुक जाए, लेकिन जो जेन्युइन इंडस्ट्री है उनको लगाएंगे हम, तभी हम चाइना से, और सबसे अभी भी हम चाइना से 30-40 साल पीछे हैं आज की तारीख में। बिल्कुल। और जो हमारी ये अभी हम 30-40 साल पीछे इसलिए कि इतने इंडस्ट्रीज हमारे पास है। अगर ये ना हो तो हम 70 साल पीछे, हम पाकिस्तान से 50 साल आगे हैं ड्यू टू आवर इंडस्ट्रिस्ट। तो हमें उसी पे काम करना है कि एंटरप्रेन्योर को, जैसे टाटा आया, मारुति आई, एप्पल बन रहा है हमारे यहाँ, टाटा एप्पल बना के भेज रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। इस टाइप से ही हमको बनाना है। मैन पावर हमारे पास भरपूर है। हम ये कहें कि गिलास हमारा आधा गिलास पानी खाली है, दूसरी तरफ हम कहें आधा गिलास भरा है, तो हमारी मैन पावर ही हमारी ताकत है, हमारी आबादी ही हमारी ताकत है। बिल्कुल। हम उस आबादी को खाली छोड़ेंगे तो वो कुछ और करेगा, वो नाम आएगा अपराधों में। और उसी मैन पावर को हम अगर अपने काम पे लगा देंगे, सुबह 9 बजे बंदा 8 बजे जब घर से निकलेगा, शाम को 6 बजे घर पे आएगा, रात में सो जाएगा, उसके पास कुछ करने का वक्त नहीं होगा।
उसका दिमाग ये रहेगा कि साहब वो कल मुझे वो फिट करना है कार और इसको डिलीवर देना है, बिल्कुल। और उसको पैसा भी आ रहा है। अपराधी कोई मन से नहीं बनता है, अपराधी तब बनता है जब उसके पास पैसा नहीं होता है। उस पैसे को कमाने के लिए उसकी सोच 90% अपराधी तो पेट भी बनाती है। जब उसका पेट भरा होगा, उसको काम मिल रहा होगा, उसका दिमाग खाली नहीं होगा, तो अपराध 99.9% खत्म है। एम्प्लॉय करियर और वेलफेयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत। एम्प्लॉय आपकी ताकत है, बिना एम्प्लॉय के आप एक कदम नहीं चल सकते, और उनका वेलफेयर सबसे जरूरी है। सर, कंपनी को किस टाइप के सोशल वर्क या डोनेशन में वर्क करना चाहिए? शिक्षा शिक्षा और डोनेशन से ज़्यादा तो मैं कहता हूँ इंटर्नशिप कराएं बच्चों की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने यहाँ लाएं, ट्रेन करें। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चे भी तेज पढ़ के निकलेंगे और उनका भी फायदा होगा, वर्कफोर्स मिलेगी। डोनेशंस में स्कूल में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्लस इंटर्नशिप ज़्यादा ज़्यादा, मशीनरी की जानकारी, चीज़ों की जानकारी, जिसका जो बिजनेस है उसमें ही करे, तो उससे बहुत तेज वर्कफोर्स हमारी तैयार हो जाएगी। हमें जो हमारी वर्कफोर्स है उसको काम में लेना है। एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं चाइना गया, चाइना में 80% काम लेडीज़ कर रही हैं। बिल्कुल ट्रू। फैक्ट्री में भी हथौड़ा चलाने का काम भी वो कर रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। रात में 11 बजे फैक्ट्री में काम कर रही हैं बंदियाँ। और हम कहते हैं हमारे यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। ये बहुत बेकार बात है। सेफ नहीं है, ये नहीं है, ये कोई वो नहीं है, फार्मूला नहीं है। सेफ तो आप घर में भी नहीं है, और सेफ आप पूरे वर्ल्ड में है। बिल्कुल। मतलब हमें अपनी लेडीज वर्कफोर्स को भी ज़्यादा काम पे लगाना है, टारगेटेड। अभी मैं समझता हूँ 5 से 10% लेडीज वर्कफोर्स है, बिल्कुल। इसको हमें बढ़ा के 40-50% तक लाना है। टारगेटेड देना है, टारगेट देना है, करो काम, और उसके लिए जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे, निकलना पड़ेगा। दिल दुनिया है, खुली है, जाओ। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा। वही वाला जो एक फार्मूला उसने बोला था, एलटी वाले ने, सही बोला था। देखिए, आप उसके पक्ष में मुश्किल से 20 लोग आए, विपक्ष में 20,000 लोग आ गए। समझो उसने क्या बोला था, उसकी मंतव्य समझो। उसने सिर्फ इतना कहा था कि संडे के दिन घर पे बैठ के बीवी का चेहरा ना देख के काम को भी देखो। ना तो उसने बीवी को कुछ कहा था, ना किसी लेडीज को कुछ कहा था। उसका सीधा मंतव्य था काम पे फोकस रखो। लेकिन यहाँ आपका, आपसे तो मुकाबला है नहीं, आपका मुकाबला चाइना से। मैं फिर वही बात कहता हूँ, आप फिर वहाँ मर जाएंगे। वो एक्सपोर्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, बिल्कुल वो करता जा रहा है। मैं चाइना गया, देखा इतनी चीज़ें बन रही हैं, इतनी तेज बन रही है, पूरा हब बना रखा है उन्होंने एक चीज़ का। ये आपका माइक है, हब बना रखा है, इसका सब वहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों से क्या, हमें ऐसे क्लस्टर डेवलप करने पड़ेंगे। पहले जगह, फिर क्लस्टर। जैसे टाटा मोटर्स ने आपने किया यहाँ पे, ये आसपास सब लोग बन रहे हैं, ऐसे ही क्लस्टर डेवलप होंगे तो हमारा बहुत तेज आगे बढ़ेगा। सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से फाइनल यंगेस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और पढ़ें, सोचें और इम्प्लीमेंट करें, बस। अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।